हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की नदियां देख रहे थे। राजस्थान की नदियों में हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां देख ली थी। आज हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियां देखेंगे। वो नदियां जो ना तो अरब सागर में गिरती हैं ना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अपने ही प्रवाह क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां आज हम देखेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, घर में रूपा का रूप साका, इसमें आंतरिक प्रवाह की सारी नदियां आ गई थी। घर में रूपा का रूप साका, घर घग्गर, घर से घग्गर, घर में से मेंथा, रूपा से रूपा रेल, का कांकनी, रूपा का रूप, रूप से रूपनगढ़, और साका से साबी, और का से कांतली नदी। ये इस ट्रिक से आपके सारी कवर हो जाएंगी। ट्रिक से याद रहोगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में पूछ लिया कि इनमें से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ट्रिक याद रखना सही रहेगा आपके लिए। घर में रूपा का रूप साका, इस ट्रिक से हमारी सारी कवर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी वैसे भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। घग्गर नदी के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी को हम मृत नदी, नट नदी, दृशदती नदी, हकरा, सरस्वती आदि नामों से इसको जाना जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, दृशदती नदी, हकरा, सरस्वती आदि नामों से घग्गर नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसके उद्गम की बात करें तो दोस्तों, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर के पास शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, वहाँ से निकलती है। उद्गम होने के बाद में आगे चलकर हरियाणा में प्रवेश करती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। हमसे पूछा जाता है कि ये नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर के पास ये विलुप्त हो जाती है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है बटनेर दुर्ग कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में है, और बटनेर के पास ही ये नदी विलुप्त हो जाती है। जब वर्षा अधिक होती है तो इसका पानी श्री गंगानगर तक पहुँच जाता है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के कुछ गाँवों तक इसका पानी पहुँच जाता है। कब पहुंच जाता है? जब वर्षा अधिक होती है। और जब और अधिक वर्षा होती है, काफ़ी वर्षा तेज होती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। तेज वर्षा होती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तब इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। राजस्थान की स्थिति विस्तार पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया भी था, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। फिर अंतर्राष्ट्रीय में आगे चलकर हम पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उधर ही पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है। बहावलपुर में इस नदी का विस्तार हकरा नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का जिला है बहावलपुर, वहां इसको हकरा नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस नदी के बारे में हम बात करें तो इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि नाली किसे कहते हैं, तो घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक जल प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस मैं आपको सारा बता रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। घग्गर नदी, जिसे हम मृत नदी, नट नदी, दृशदती, हकरा, सरस्वती आदि नामों से इसको जानते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर के पास शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। आगे चलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर के पास से विलुप्त हो जाती है। जब अच्छी वर्षा होती है तब ये श्री गंगानगर में भी बहती है, और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक ये बहती है। ये हमको ध्यान रखना है। जब और अधिक अच्छी वर्षा होती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं,
तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये नदी पहुंच जाती है। बहावलपुर में इसका विस्तार हकरा नाम से जाना जाता है। बहावलपुर में हम इसको हकरा कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ये सारी डिटेल हमको घग्गर नदी के बारे में ध्यान रखनी है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं हमारे पास। उसके बाद में हम बात करते हैं घर में मेंथा नदी के बारे में बात करते हैं। मेंथा नदी के बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बस इतना सा ध्यान रखना, मैं से मेंथा और मैं से ही मनोहरपुर। तो जयपुर ज़िले के मनोहरपुर से निकलती है, आगे चलकर नागौर में प्रवेश करती है और आगे चलकर सांभर में ये जाकर मिल जाती है। जयपुर ज़िले के मनोहरपुर से मेंथा नदी निकलेगी, आगे चलकर नागौर में प्रवेश करेगी, सांभर में आगे जाकर ये मिल जाती है। मेंथा के बारे में इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ यहाँ से प्रश्न आते भी नहीं है। घर में रूपा की बात करेंगे, अर्थात रूपा रेल नदी की बात करेंगे। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है रूपा रेल कहाँ चलाती है? अलवर और भरतपुर में रूपा रेल चलाती है। उदयनाथ की पहाड़ियों में रूपा रेल चलाती है। ये ध्यान रखना, देखना अभी सारा सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे? रूपा रेल नदी है वो मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिलों में बहती है। रूपा रेल नदी मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिलों में ये बहती है। मैंने बोला उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियों से मतलब हो गया ये थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट के पास उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सब लोग उदयपुर करके आ गए थे। आपको ध्यान रखना है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में हैं। थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट के पास उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। पास में ही सरिस्का का अभ्यारण्य भी है। सरिस्का का अभ्यारण्य कौन से जिले में है? अलवर में है। तो आपके पास क्या क्या निकल गया है? सरिस्का का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? वो भी अलवर में है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और इस नदी के बारे में बात करें तो इस नदी को वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। रूपा रेल नदी को वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस नदी के पास में ही भर्तहरि धाम भी है। भर्तहरि धाम कहाँ है? अलवर में है। क्यों प्रसिद्ध है? कनफटे नाथों का प्रमुख तीर्थ है। भर्तहरि धाम कनफटे नाथों का प्रमुख तीर्थ है। इसके बाद में आपको इस नदी की सहायक नदियाँ भी ध्यान रखनी है। ध्यान कैसे रखोगे? रूपा रेल चलाती है और रेल में कौन कौन बैठेगा? उसकी सासू बैठेगी, उसके नाना बैठेंगे। रूपा की सासू रेल में बैठेगी और उसके नाना बैठेंगे। सासू से आपको ध्यान रखना है, सास से शान गंगा, सू से सूकरी, सासू हो गया। नाना बैठेंगे, नाना से नाना क्रोती और ना से नारायणपुर। एक गोलू भी ध्यान रख लेना, गोलू से गोल्यारी ध्यान रख लेना। तो ये इसकी सहायक नदियाँ होंगी। सासू, शान गंगा और सूकरी, नाना क्रोती, नारायणपुर और एक गोलारी, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ये हमारे पास रूपा रेल के बारे में हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। घर में रूपा का से हमारे पास होगी कांकनी नदी। कांकनी जिसे काकन्य, मसूरदी आदि नामों से भी जाना जाता है। कांकनी नदी दोस्तों जैसलमेर शहर के दक्षिण में कोटरी गांव से निकलती है। कहला और लोदरवा गांव के बीच में है कोटरी गांव। कोटरी गांव से निकलती है, 4-5 किलोमीटर ये बहती है और उसके बाद में विलुप्त हो जाती है। जब अच्छी वर्षा होती है तो इसका पानी बुझ झील में जाकर गिरता है। जैसलमेर में बुझ झील में इसका पानी जाकर गिरता है जब अच्छी वर्षा होती है। जब इसमें पानी अधिक हो जाता है, काफ़ी दूर तक ये तब बहती है, तब इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। जब इसमें पानी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, काफ़ी दूर तक जब ये बहती है, तब इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। काकनी, काकन्य, मसूरदी
आदि नामों से इसको जाना जाता है। बस इतना सा इसके बारे में ध्यान रखना है, बस इतने से प्रश्न आ जाते हैं हमारे पास। घर में रूपा का रूप से देखेंगे रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर के नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से निकलकर सलेमाबाद होते हुए जयपुर में प्रवेश कर सांभर में जाकर गिरती है। अजमेर के नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से निकलकर सलेमाबाद होते हुए जयपुर में प्रवेश करती है और आगे चलकर सांभर में जाकर गिर जाती है। इतना सा रूपनगढ़ के बारे में ध्यान रखना है। घर में रूपा का रूप साका, सा से साबी नदी। साबी नदी के बारे में एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, से साबी नदी और से ही सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में हैं। जयपुर व सीकर जिले की सीमा पर जयपुर के निकट सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर के निकट सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, आगे चलकर अलवर में प्रवेश करती है और अलवर के बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर और तिजारा तहसील में बहकर हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। अलवर जिले की बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर और तिजारा यहाँ पर बहकर आगे चलकर हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। आपको पता होगा तिजारा के जैन मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तिजारा जैन मंदिर जो अलवर में है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये बहकर आगे चलकर हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी नदी अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है? तो साबी नदी अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है। ये साबी नदी के बारे में हो गया। घर में रूपा का रूप साका। लास्ट में देखते हैं कांतली नदी। कांतली नदी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। कांतली नदी सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकलती है। सीकर और झुंझुनू में बहकर चूरू की सीमा पर नौरंगपुरा गांव के निकट विलुप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर ही विलुप्त हो जाती है, चूरू में नहीं बहती है। नौरंगपुरा गांव के निकट ये विलुप्त हो जाती है। चूरू में नहीं बहती, चूरू में कोई नदी भी नहीं है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू। ये नदी भी चूरू में सीमा पर नौरंगपुरा गांव है, वहाँ जाकर ही विलुप्त हो जाती है। ये हमको ध्यान रखना है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता भी इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। काफ़ी तांबे के अवशेष यहाँ पर मिले थे। तो कांतली नदी के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। इसका बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। यह सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, झुंझुनू में बहती है, चूरू के पास नौरंगपुरा गांव में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको कांतली नदी के बारे में ध्यान रखनी है। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ भी हमारी कंप्लीट हो गई, इतना ही आपको याद करना है। नदियां हमारी सारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम राजस्थान की झीलें देख के चलेंगे। राजस्थान की झीलें कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में नदियों और झीलों से संबंधित हम प्रश्न करेंगे। प्रश्नों से आपका भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना पढ़ रहे हो और एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं वो भी हमें पता लग जाएगा। दोस्तों, आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपके जो फ्रेंड है जो अभी सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको आप वीडियो शेयर किया करें, वीडियो लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।